प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कर रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ पठार देखे थे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के, पेनिनसुलर प्लेटो रीजन के। उनमें से जो रिमेनिंग प्लेटो हैं या बचे हुए जो पठार हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक जो हमने किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या पेनिनसुलर प्लेटो रीजन जो है ये इंडिया के सदर्न पार्ट में, दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय हिस्से में स्थित है। मतलब ये पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का यहाँ पर स्थित है और उसका विस्तार कुछ इस तरह से है, एक त्रिभुजाकार आकृति में ऐसे विस्तृत है, ट्रायंगल शेप्ड फॉर्म में ये एक्सपेंडेड है ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। और इसी पेनिनसुलर प्लेटो रीजन का कुछ पार्ट यहाँ हमें गुजरात में देखने को मिलता है, काठियावाड़ प्रायद्वीप क्षेत्र में, और मेघालय में देखने को मिलता है। तो ये है पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। और इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने कल डिस्कस की थी। एक तो ये भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, सबसे पुराना स्थलीय भाग है और भौतिक प्रदेश है। और ओल्डेस्ट भौतिक प्रदेश होने के साथ साथ ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड जो है ये आपको याद होगा जब हमने पेंजिया किया था, पेंजिया का दक्षिणी भाग जो है सदर्न पार्ट वो गोंडवाना लैंड है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है ये। और उसके साथ साथ ये सबसे पुराना होने के साथ साथ सबसे बड़ा लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन या भौतिक प्रदेश पूछा जाए तो सबसे बड़ा ये है। अगर रिलीफ फीचर पूछा जाए उच्चावच, तो सबसे बड़ी कौन सा रिलीफ फीचर है? मैदान सबसे बड़े हैं। अब ये जो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है इसका एरिया कितना है? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और ये भी हमने कल देखा कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जो इसकी दूरी है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका जो एक्सटेंशन है वो लगभग 1700 किलोमीटर दूरी में विस्तृत है। और उसके साथ साथ ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो हमें देखने को मिलता है 1400 किलोमीटर का, 1400 किलोमीटर। प्लस हमने देखा पठारी भाग है, प्लेटो रीजन है, इसलिए थोड़ा ऊंचा है ये। और ऊंचाई इसकी लगभग कितनी है, हाइट या एलिवेशन? तो हाइट इसकी लगभग 600 से 900 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये जो पठारी प्रदेश है इसके नाम में पठार आता है, प्लेटो आता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि इस रीजन में, इस प्रदेश में केवल पठार है। इस क्षेत्र में पठार के साथ साथ, प्लेटो के साथ साथ आपको पहाड़ियां, हिल्स देखने को मिलेगी कई सारी, और पहाड़ियों के साथ साथ कई पर्वत जो हैं वो भी इसी क्षेत्र में मिलेंगी आपको, पर्वत, माउंटेन्स। सो पर्वत, पठार और पहाड़ियों से मिलकर ये प्रदेश बना है। और कल हमने कुछ पठार या प्लेटो डिस्कस किए थे, आज जो बचे हुए पठार हैं उनको देखेंगे। अब बाकी पठार देखें हम आगे, उससे पहले कल जो हमने किए थे प्लेटो उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब पर्वत श्रेणियां तो हम आज आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। यहाँ जो प्लेटो है पठार वो देखिए। सबसे पहला मेवाड़ का पठार यहाँ स्थित है। इस पर एक नदी बहती है, बनास नदी, जो पूर्व की तरफ आती है। इसका मतलब इसका ढाल, स्लोप किस तरफ है? पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ। मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार यहाँ स्थित है एमपी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और इस पठार के ऊपर से बहकर जाती है चंबल नदी, और चंबल नदी यहाँ से बहते हुए आगे जाती है और यमुना नदी से मिलती है। इसका मतलब इस पठार का, इस प्लेटो का ढाल किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। और चंबल नदी जहाँ भी बहती है वहां क्या बनाती है? बीहड़ बनाती है। तो इस पठारी क्षेत्र पर भी वो बीहड़ या रेवाइंस बनाती है। फिर बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार जो है यहाँ यूपी और एमपी के इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ ये जो पठार है यहाँ सेमी एरिड कंडीशंस हैं, अर्धशुष्क परिस्थितियां। केन और बेतवा जैसी नदियां यहाँ बहती हैं, और बेतवा और केन जैसी नदियों के बहने के कारण यहाँ कई गहरी घाटियां हैं, डीप वैलीज बन चुकी हैं। और जब ये नदियां गिरती हैं पठार से नीचे तो वो बनाती हैं जलप्रपात, वाटरफॉल्स। तो इस प्लेटो रीजन में वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ एक पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है उसी का विस्तार राजस्थान में हाड़ौती के पठार के रूप में देखने को मिलता है। इस पठार की खास बात ये, एक तो ये त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप्ड का है, और उसके साथ साथ इस पर लावा की परत पाई जाती है। और लावा की परत की वजह से यहाँ काली मिट्टी बनती है। और ये काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयोगी है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए यूजफुल है। कॉटन कल्टीवेशन के साथ साथ यहाँ सोयाबीन आदि के लिए के उत्पादन के लिए या कृषि के लिए भी ये जो मिट्टी है यहाँ की वो लाभदायक है। उसके साथ साथ इस पठार पर बहुत सारी नदियां बहती हैं, कल हमने देखा था। एक तो चंबल नदी बहती है यहाँ पर,
यहाँ बहती है चंबल नदी, जो आगे इस पठार से भी होते हुए जाती है, एमपी के और इसके राजस्थान के बॉर्डर रीजन से होते हुए। चंबल के अलावा शिप्रा नदी बहती है यहाँ पर। शिप्रा के अलावा काली सिंध बहती है, पार्वती बहती है, और थोड़ा सा बेतवा जो नदी है वो भी यहाँ पर बहते हुए जाती है। शिप्रा नदी के किनारे हमने देखा था उज्जैन शहर स्थित है, और बेतवा और पार्वती नदी जो है उसके बीच में स्थित है भोपाल। आप इंदौर की लोकेशन देखिएगा मैप में, और इंदौर की लोकेशन देख के बताइएगा कि वो कौन सी नदियों के बीच में आपको इंदौर वाला भाग नजर आ रहा है। इंदौर भी इसी पठारी क्षेत्र के ऊपर स्थित है, इसी पठारी क्षेत्र का भाग है, पर इंदौर कहाँ कौन सी नदियों के बीच में है वो देखकर बताइएगा आप। अब आप देखिए आगे जो पठार है वो है बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार जो है वो ठीक इस कैमूर श्रेणी के, विंध्याचल का ही भाग है कैमूर पहाड़ियां, उनके ठीक पूर्व में यहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ और एमपी में। और ये सोन नदी और महानदी के अफवाह तंत्र को अलग करता है, मतलब सोन उसकी सहायक नदियों को और महानदी और उसकी सहायक नदियों को बिल्कुल अलग रखता है। महानदी बहती तो काफी यहाँ नीचे से, पर महानदी की कई सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं, और उन सहायक नदियों को महानदी की तरफ बहने के लिए मजबूर कौन करता है? ये वाला जो पठार है बघेलखंड, ये करता है, क्योंकि ये ऊंचा उठा हुआ भाग है, तो इस ऊंचे उठे हुए भाग की तरफ तो नदी आएंगी नहीं, जहां ढलान मिलेगा वहीं नदी जाती है। तो इसीलिए वो जो नदियां हैं सहायक नदियां महानदी की, वो नीचे की तरफ ढलान होने के कारण महानदी की तरफ जाती हैं और उस महानदी को ज्वाइन करती हैं। बघेलखंड पठार के अलावा छोटा नागपुर पठार, कल सबसे इंपॉर्टेंट पठार में हमने ये छोटा नागपुर पठार ही देखा था। ये झारखंड में है वैसे तो मुख्यतः, पर आंशिक रूप से या आंशिक भाग जो इस पठार का है वो आसपास के सभी राज्यों में देखने को मिलता है। जैसे थोड़ा सा बिहार में, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में, कुछ भाग आपको उड़ीसा में मिलेगा और कुछ भाग आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो ये है वो पठारी क्षेत्र जो आसपास के कुछ राज्यों में भी फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार की प्रमुख बातें हमने क्या देखी थी कि जो पश्चिमी भाग है वेस्टर्न पार्ट, वो है पाट क्षेत्र या पाटलैंड एरिया, और उस पाट क्षेत्र के सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? नेत्रहाट पाट। ये हमने कल देखा था। और पाट वास्तव में क्या होता है? ये मेसा ही होता है, जिसे स्थानीय भाषा में पाट कहा जाता है। और मेसा क्या होता है? पठार से थोड़ा छोटा कोई भूभाग जो ऊपर से समतल हो पर ऊंचा भी हो, उसे मेसा कहा जाता है। फिर पाट के अलावा हमने देखा कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो है इसके बीचों बीच से एक नदी जाती है, दामोदर नदी, जो इसे डिवाइड करती है दो पार्ट्स में। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हजारीबाग और कोदरमा पठार, और दक्षिणी भाग को कहा जाता है रांची का पठार। और इस छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से कई सारी नदियां निकलती हैं, जैसे रांची के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, उसके साथ साथ पाट क्षेत्र जो है वहां से भी नदी निकलती है, शंख नदी, दक्षिणी कोयल भी निकलती है। उसके साथ साथ पाट क्षेत्र से उत्तर की ओर एक नदी निकलती है जिसका नाम है उत्तरी कोयल नदी। तो इस तरह से कई सारी रिवर्स नदियां यहाँ से निकलती हैं। प्लस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो कोयले के भंडार के लिए विख्यात है, और कोयले के भंडार के लिए जर्मनी का एक क्षेत्र विख्यात है जिसका नाम है रूर घाटी क्षेत्र। जर्मनी के इस रूर घाटी क्षेत्र के आधार पर ही हमारी जो ये दामोदर नदी घाटी है उसको भी क्या कहा जाता है? भारत की रूर घाटी क्षेत्र, क्योंकि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयला मिलता है। अब कोयला बहुत उच्च गुणवत्ता का मिलता है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, बिटुमिनस कोयला मिलता है। बिटुमिनस काफी अच्छी क्वालिटी का कोयला है। और उसके साथ साथ यहाँ छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन ओर मिलता है, लौहयस्क, कई जगह अभ्रक माइका मिलता है, मैग्नीज मिलता है। उसके साथ साथ उत्तरी कुछ भाग जो विंध्याचल के आसपास वाला है वहाँ चूना पत्थर, बालू पत्थर, ये सारी चीजें, इस तरह की अवसादी चट्टानें भी मिलती हैं। तो काफी प्रमुख खनिजों का भंडार है छोटा नागपुर पठार। और भारत में सबसे खनिज संपन्न पठारी क्षेत्र अगर कोई है तो वो छोटा नागपुर पठार ही है। तो ये हमने कल की क्लास में देखा था। अब बाकी बचे हुए जो पठार हैं, टोटल 10 प्लेटो हैं, उसमें से जो 4 बचे हुए उनको आज हम देखेंगे। बट बचे हुए कौन से हैं वो देखिए। मेघालय पठार, मेघालय पठार यहाँ मेघालय में ही स्थित है। करबी आंगलोंग पठार जो असम में स्थित है और मेघालय पठार का ही एक्सपेंशन या विस्तार माना जाता है। फिर हमें देखना है दंडकारण्य पठार जो यहाँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। और लास्ट जो हमको देखना है वो है दक्कन का पठार जो यहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है, दक्कन का पठार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेघालय पठार से। अच्छा, मेघालय पठार से शुरुआत करें उससे पहले एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है
विंध्याचल श्रेणी के उत्तर की ओर जितना भी पठारी भाग है, वो पूरा पठारी क्षेत्र प्लेटो रीजन जो है, वो कलेक्टिवली उसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो भारत के मध्य भाग में विंध्याचल श्रेणी के ठीक उत्तर में जो भी ऊंचा उठा हुआ भाग है, पठारी क्षेत्र है, उसको सम्मिलित रूप से कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड या मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। तो सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश। तो यदि कहीं पे आपको पूछा जाए कि मध्यवर्ती उच्च प्रदेश क्या है, तो ये विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में स्थित पठारी भाग है, जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती उच्च प्रदेश या सेंट्रल हाईलैंड रीजन। So the plateau region lying to the north of Vindhyachal range is collectively called Central Highland. And ये जो विंध्याचल रेंज है, ये इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, या इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय भाग, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो उत्तर में तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड, और दक्षिण में हो गया प्रायद्वीपीय भाग या दक्कन का पठारी क्षेत्र, डेक्कन प्लेटो रीजन। अब इस सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से पठार आएंगे? तो सेंट्रल हाईलैंड में आता है एक तो मेवाड़ का पठार, सेंट्रल हाईलैंड में मध्यवर्ती उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार भी आता है, और इसी में आता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, और उसके साथ साथ इसी में आता है मालवा का पठार। तो मेनली जो सेंट्रल आइलैंड में आते हैं वो तो ये हैं, मेवाड़, मध्य भारत और ये सब। कई बार डेफिनेशन में उसकी बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार को भी इंक्लूड किया जाता है, बघेलखंड और छोटा नागपुर। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अभी तक जितने भी पठार हमने किए हैं, 6 मेजर प्लेटो जो हम कर चुके हैं अभी, ये सारे सम्मिलित हैं सेंट्रल हाईलैंड वाले पार्ट में, और सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं विंध्याचल के उत्तर में जो भाग है। अब इन्हीं को स्पेशली, जैसे ये 4 जो मैंने अलग से इंडिकेट किए कि इनको ज्यादा प्रॉपर सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट माना जाता है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में ये चारों पठार पड़ते हैं, जैसे मेवाड़ का पठार, मध्य भारत पठार, फिर यहाँ बुंदेलखंड पठार, और यहाँ पर मालवा का पठार। तो ये जो पठार हैं, ये जो प्लेटो हैं, ये अलग से बाउंडेड है माउंटेन रेंजेस से, पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए हैं, और अलग से भारत का बिल्कुल मध्यवर्ती भाग ऊंचा उठा हुआ जो दिखता है, वो ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। और इस विंध्याचल के ठीक आगे की तरफ बघेलखंड और छोटा नागपुर जो है, वो भी कभी कभी इस डेफिनेशन में ऐड किए जाते हैं, बट ज्यादातर क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड में डायग्राम्स वगैरह में इसी तरह के डायग्राम्स मिलते हैं, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बघेलखंड और छोटा नागपुर पठार भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए 2 नंबर में, 5 नंबर में, तो आपको सेंट्रल हाईलैंड एक्सप्लेन करना आना चाहिए। की वर्ड जो इसका है वो ये है कि विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में स्थित ऊंचा पठारी भाग जो है वही सेंट्रल हाईलैंड है, मध्यवर्ती उच्च प्रदेश है। विंध्याचल और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, उसके बीच वाला जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट है, उसको सेंट्रल हाईलैंड कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं मेघालय पठार की। नाम से पता चल रहा है मेघालय पठार है, तो कहाँ स्थित होगा? मेघालय में स्थित है। अब मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, उसके नाम पर इस पठार को शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। अब ये जो प्लेटो रीजन है, उससे रिलेटेड कुछ एक चीजें देख लेते हैं। मान लीजिए ये है मेघालय का पठार, मेघालय प्लेटो रीजन। इस मेघालय पठारी क्षेत्र में, जो कि ऊंचा उठा हुआ भाग है, इस पठारी क्षेत्र में 3 प्रमुख हमें पहाड़ियां देखने को मिलती है, और ये जो 3 प्रमुख पहाड़ियां इसमें हैं, वो है गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां इस मेघालय पठार के ऊपर है। इनमें से ये जो हर एक पहाड़ी है, इसके अलग अलग ऊंची चोटियां हैं, बट पूरे मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो खासी पहाड़ियों में देखने को मिलती है, और उस ऊंची चोटी का नाम है शिलोंग चोटी। चोटी का नाम भी शिलोंग है।
तो ये जो शिलोंग चोटी है या शिलोंग पीक, ये पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा गारो जो पहाड़ियां हैं, इसकी ऊंची चोटी का नाम भी काफी फेमस है। इसकी ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। नोकरेक नाम का ये स्थान इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। इसका मतलब मेघालय पठार पर जो पहाड़ियां हैं वहाँ काफी ज्यादा वनस्पति और जैव विविधता आदि पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से नोकरेक नाम का यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो कहीं मेघालय पठार का अगर महत्व लिखना हो तो ये महत्व भी लिखा जा सकता है। उसके साथ साथ गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो हैं, यहाँ पर इतनी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और इतनी सारी वनस्पति में विविधता हमें क्यों देखने को मिलती है? इतनी वेजिटेशन ग्रोथ वगैरह कैसे हो रही है? वनस्पति का विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, बहुत हैवी रेनफॉल। इतनी ज्यादा वर्षा यहाँ पर जो प्राप्त हो रही है, ये किससे हो रही है? मॉनसून पवनों की जो शाखा होती है, मॉनसून विंड्स जब इंडिया की तरफ आती हैं, दो ब्रांचेस में आती हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जब मेघालय की तरफ आती है तो मेघालय जो है कोस्ट के काफी नजदीक है। इसी वजह से मेघालय वाली ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का शेप कुछ इस तरह का, ये एक फनल शेप जो शेप है वो खास तौर से खासी पहाड़ियों का कीपाकार आकृति की है। तो जब मानसून पवनें एंटर करती है तो वो वहीं घूम घूम कर काफी ज्यादा बारिश करती है, खास तौर पर खासी पहाड़ियों में काफी ज्यादा अच्छी खासी बारिश कर देती है। तो इसीलिए खासी पहाड़ियों वाले क्षेत्र में ही बहुत फेमस स्थान स्थित है जिनका नाम है मौसिनराम तथा चेरापूंजी। मौसिनराम तथा चेरापूंजी। मौसिनराम और चेरापूंजी जो है, मौसिनराम तो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो मौसिनराम में रिसीव होती है। और सेकंड हाईएस्ट रिसीव होती है चेरापूंजी में। तो हाईएस्ट रेनफॉल वाले रीजन भी यहीं पर इस मेघालय पठार पर देखने को मिलते हैं। तो मेघालय पठार में वर्षा ज्यादा हो रही है, वनस्पति है, जैव विविधता काफी ज्यादा है। फेमस एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम नोकरेक है। सबसे ऊंची चोटी क्या है? शिलोंग है। और जो सर्वाधिक वर्षा वाले जो स्थान है वो कौन सी पहाड़ियों में है? खासी पहाड़ियों में है। अब ये सब आपने मेघालय पठार के बारे में देख लिया, उसके साथ साथ और भी चीजें देखते हैं। देखिए मेघालय पठार जो है, इसकी लोकेशन अगर हम देखें, यहाँ मेघालय में स्थित है ये मेघालय पठारी भाग। अब मेघालय प्लेटो को वास्तव में छोटा नागपुर पठार का ही एक्सटेंशन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो छोटा नागपुर पठार है, इसी का विस्तार जो पूर्व की तरफ है वो मेघालय पठार है। और ये पहले एक साथ जुड़े हुए थे, छोटा नागपुर पठार का ही कुछ भाग है ये, जो बाद में अलग हो गया। और मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार ये दोनों अलग इसलिए हुए क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर एक फॉल्ट बन गई या एक ब्रंच बन गई। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई यहाँ पर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ यूरेशियन प्लेट से, ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराई और उसके साथ साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ बर्मा प्लेट से टकराई। तो उस अभिसरण की वजह से, कन्वर्जेंस के कारण, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ काफी ज्यादा प्रेशर लगा। उस वजह से यहाँ भारत के दक्षिणी भाग और इस उत्तर पूर्वी भाग के बीच में एक हल्की सी दरार बन गई। और उस दरार के कारण, भ्रंश के कारण, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और मेघालय पठारी क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गए। और यहाँ जो ये दरार या गैप आया उसको कहते हैं राजमहल गारो गैप। गारो गैप हिंदी में भी इसको वही कहेंगे, राजमहल गारो गैप। राजमहल किस लिए? क्योंकि छोटा नागपुर पठार जहाँ खत्म होता है यहाँ पर राजमहल पहाड़ियां हैं। और गारो किस लिए? मेघालय पठार पर यहाँ पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियां। तो गारो पहाड़ियां और राजमहल पहाड़ियों के बीच में जो ब्रंच है या गैप है उसको कहते हैं राजमहल गारो गैप। इसे मालदा ब्रंच भी कहा जाता है, मालदा ब्रंच। ये गैप किस वजह से आया? मालदा ब्रंच के कारण आया, मालदा फॉल्ट के कारण। तो कुल मिलाकर मेघालय पठार वास्तव में छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है
और हिस्सा माना जाता है, पर ये छोटा नागपुर पठार से इस मालदा भ्रंश के कारण अलग हो गया और अभी वर्तमान में राजमहल गारो गैप इनके बीच में पाया जाता है। पर जिस तरह से हम कल्पना कर रहे हैं कि ये छोटा नागपुर पठार है, ये छोटा नागपुर प्लाटो रीजन है, और दूसरी तरफ यहाँ ये मेघालय वाला प्लाटो रीजन है या मेघालय पठार। तो इनके बीच में ऐसे काफी डिप्रेशन सा होना चाहिए, क्योंकि भ्रंश होनी चाहिए गहरी, क्योंकि ये दोनों अलग हो गए और भ्रंश यहाँ पर बन गई है। माना कि यहाँ पहले भ्रंश थी, पर जो नदियां निरंतर यहाँ बहती रही इस पर्टिकुलर एरिया में, गंगा की एक वितरिका निकल कर आती है हुगली, उसके साथ साथ दामोदर जैसी नदियां बहती है, वो सब नदियां जो हैं उनने धीरे धीरे इस भ्रंश में, इस पर्टिकुलर एरिया में जो गैप क्रिएट हुआ इन दोनों के बीच में, वहां पर नदियों ने अवसाद जमा कर दिए, सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए। तो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट हमें छोटा नागपुर प्लेटो और मेघालय प्लेटो के बीच में एक ऐसा रीजन या ऐसा गैप देखने को मिलता है जिसको नदियां सेडिमेंट से भर चुकी हैं, अवसादों से भर चुकी हैं, जो मैदान में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये है मुख्य चीज छोटा नागपुर पठार का और मेघालय पठार का दोनों का संबंध है। जिस तरह से हमने देखा कि छोटा नागपुर पठार एक खनिज संपन्न पठार है, मिनरल रिच प्लाटो रीजन है, वैसे ही मेघालय पठार भी खनिज संपन्न है, काफी मिनरल्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं मेघालय पठार में वो देखिए। तो मेघालय पठार में लौह अयस्क पाया जाता है, आयरन ओर। मेघालय पठार में यूरेनियम के भंडार भी हैं। यूरेनियम के भंडार के साथ साथ मेघालय पठारी क्षेत्र में कोयला भी मिलता है, पर यहाँ पर जो कोयला मिलता है उसकी क्वालिटी थोड़ी कम है। यहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है मेघालय पठारी क्षेत्र। तो कुल मिलाकर ये मेघालय पठारी क्षेत्र से रिलेटेड मेन चीजें यही हैं। तो अगर आपको कभी महत्व पूछा जाए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेघालय प्लाटो पठार, तो खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, तो आर्थिक महत्व हो गया, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो गई। आर्थिक महत्व के अलावा जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है, विविधता, बायोडाइवर्सिटी यहाँ है, यहाँ कई संरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं यहाँ पर। उसके अलावा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, काफी ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। प्लस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ लोग आते हैं उन स्थानों को देखने कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है वो सब, तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्व रखता है। तो ओवरऑल मेघालय पठारी क्षेत्र में काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और रेलेवेंस में इंपॉर्टेंस जब भी लिखनी है उसमें ये सब चीजें आप लिख सकते हो। तो अभी तक जो डिस्कस किया उसी को हम रिवाइज करते हुए इसके नोट्स को कंपाइल कर लेते हैं। तो मेघालय पठार और छोटा नागपुर पठार के बीच में राजमहल गारो गैप, जो किसकी वजह से, मालदा फॉल्ट या मालदा भ्रंश की वजह से। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं मेघालय पठार के ऊपर, और गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक, जो एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। खासी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग चोटी, और ये शिलोंग चोटी जो है ये पूरे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी पहाड़ी जो है गारो खासी, और तीसरी पहाड़ी का नाम है जयंतिया। जयंतिया पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है मरंगशी, पर मरंगशी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना जरूरी नहीं है मरंगशी। उसके अलावा इन पहाड़ियों में लौह अयस्क, इस पहाड़ियों का, इस पठारी क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, इन सब के रिजर्व्स पाए जाते हैं। फिर मैंने जो बताया था खासी पहाड़ियों में मौसिनराम और चेरापूंजी नाम के स्थान है, मौसिनराम और चेरापूंजी, जहां विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कौन सी पहाड़ियों में है चेरापूंजी और मौसिनराम, तो ये खासी पहाड़ियों में, खासी हिल्स में है, ये याद रखना है आपको। फिर उसके अलावा अब देखिए नेक्स्ट जो पठार हमें देखना है, जिसका नाम है कर्बी आंगलोंग पठार। ये जो असम वाला हिस्सा है मेघालय पठार का ही विस्तार माना जाता है, इस छोटे से यहाँ असम के पठार को, और ये यहाँ पर लोकेटेड है। आपको याद होगा जब आपने पूर्वांचल किया था तब आपने उत्तर पूर्वी भारत का, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा मिकिर और रेंगमा नाम की पहाड़ियां, वो हमने पूर्वांचल में इंक्लूड नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि मिकिर और रेंगमा जो पहाड़ियां हैं वो इस कर्बी आंगलोंग पठार का ही भाग है, उसके ऊपर स्थित है, यहाँ स्थित है मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां।
तो कुल मिलाकर कार्बी आंगलोंग पठार यदि कभी पूछा जाए तो ये मेघालय पठार का ही विस्तार है, असम में स्थित है। और असम में इस पठारी क्षेत्र के ऊपर दो प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनका नाम है मेकिर और रेंगमा। तो ये दो प्रमुख पहाड़ियां इसके ऊपर है, मेकिर और रेंगमा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमने टोटल 5 पहाड़ियां ऐसी देख ली हैं जो पूर्वांचल का हिस्सा ना होकर पेनिनसुलर प्लेटो रीजन या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। उसमें सम्मिलित हैं कौन कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया जो मेघालय पठार पर है, मेकिर और रेंगमा जो कार्बी आंगलोंग पठार के ऊपर स्थित है। तो ये हो गए मेघालय पठार। अब हम ये उत्तर भारत में जितने भी थे वो कर चुके हैं। दक्षिण भारत के अब 2 मेजर जो पठार हैं वो बचते हैं, दंडकारण्य पठार और दक्कन का पठार। इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दंडकारण्य पठार की। अब दंडकारण्य पठार है कहाँ पर? लगभग यहाँ स्थित है छत्तीसगढ़। अच्छा, ये राज्य आपको समझ में आ रहे हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं? ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के ठीक नीचे यहाँ ये तेलंगाना है और यहाँ ये आंध्र प्रदेश है। तो ये जो पठार है प्लेटो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला हिस्सा भी कवर करता है, पर मेनली कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो अब देखिए इसकी लोकेशन इस प्लेटो की। तो ये है वो पठार। तो मुख्य रूप से ये स्थित है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है यह पठार। दिस प्लेटो इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अब इस पठार से रिलेटेड ये देखिए, इस पठार से रिलेटेड कुछ मुख्य चीजें देखते हैं। तो अगर हम देखें ये प्लेटो मेनली 2 मेन स्टेट्स में है, एक तो छत्तीसगढ़, दूसरी तरफ उड़ीसा। इस पठार का जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भाग, वो तो है उड़ीसा में, और इस पठार का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट, वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में जो इस प्लेटो का पार्ट है या इस पठार का भाग है, उस छत्तीसगढ़ वाली साइड के पठार को कहते हैं बस्तर का पठार, बस्तर प्लेटो। और उड़ीसा वाली साइड जो पठार है, वैसे तो उसको अलग से कोई नाम नहीं दिया जाता, फिर भी कालाहांडी पठार इसको कहा जा सकता है। तो उड़ीसा की तरफ जो भाग है उसे कालाहांडी पठार कहते हैं। तो इस प्लेटो के 2 पार्ट्स हैं, उड़ीसा की तरफ कालाहांडी पठार है, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ की तरफ है। अब ये जो बस्तर का पठारी क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी बहते हुए जाती है और उस नदी का नाम है इंद्रावती। इंद्रावती। तो बस्तर के पठारी क्षेत्र पर इंद्रावती जैसी नदी बहती है। और इंद्रावती नदी के अलावा, ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी से मिलती है। इंद्रावती नदी के अलावा यहाँ ये जो कालाहांडी पठार वाला भाग है, उड़ीसा की तरफ वाला जो पार्ट है, वहां पर 2 प्रमुख नदियां और बहती हैं और उन नदियों के नाम हैं सबरी और सिलेरू। सिलेरू। और ये जो पठार है, जिस तरह से छोटा नागपुर प्लेटो काफी मिनरल रिच है, वैसे ही ये पठारी क्षेत्र भी बहुत खनिज संपन्न है। और इसमें जो छत्तीसगढ़ वाली साइड है, वहां पर लौह का भी काफी ज्यादा मिलते हैं, आयरन ओर बहुत ज्यादा मिलता है। और हालांकि आयरन ओर उड़ीसा की तरफ भी मिलता है, बट मेनली छत्तीसगढ़ वाला जो साइड है वो आयरन ओर की एक फेमस माइन, प्रमुख खान के लिए विख्यात है। उसका नाम है दल्ली राजहरा। राजहरा। तो दल्ली राजहरा नाम की एक आयरन ओर माइन है छत्तीसगढ़ वाली भाग में। और ये जो उड़ीसा वाली साइड है, वहां पर मुख्यतः बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं। बॉक्साइट के काफी अच्छे खासे बड़े रिजर्व्स मिलते हैं। इंडिया में सबसे प्रमुख और सबसे बड़े मेजर रिजर्व जो हैं वो उड़ीसा में है, बॉक्साइट के भंडार। और उड़ीसा के मेनली 3 जिलों में बॉक्साइट के भंडार हैं, कालाहांडी जिला, कोरापुट और बोलांगीर। बोलांगीर। तो उड़ीसा के ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स बॉक्साइट के रिजर्व्स के लिए फेमस है। तो कुल मिलाकर आपसे दंडकारण्य पठार पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे कि यह पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा इसका आंशिक भाग आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में स्थित है।
छत्तीसगढ़ की ओर इस पठार को बस्तर का पठार कहते हैं, जबकि उड़ीसा की ओर इस पठारी क्षेत्र को कालाहांडी पठार कहा जाता है। बस्तर के पठार पर जहां इंद्रावती जैसी नदी बहती है, कालाहांडी पठार पर सबरी सिलेरू जैसी नदियां बहती हैं। बस्तर का पठारी ये संपूर्ण पठार जो है खनिज संपन्न है, और बस्तर के पठारी क्षेत्र में खास तौर पर दल्ली राजहरा नाम की लौह अयस्क की खान है। और जो उड़ीसा की तरफ जो पठारी भाग है कालाहांडी पठार, वहां मुख्यतः बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं 3 प्रमुख जिलों में, कालाहांडी, कोरापुट और बोलांगीर जिले। तो यही चीज यहाँ पर देखिए, ये 2 पार्ट्स हैं इसके, बस्तर का पठार, कालाहांडी पठार। बस्तर के पठार पर इंद्रावती नदी और लौह अयस्क के भंडार, दल्ली राजहरा नाम की फेमस खान, किसकी? आयरन की, दल्ली राजहरा माइंस। और उड़ीसा के पठार में सबरी सिलेरू जैसी नदियां बहती हैं, प्लस बॉक्साइट के भंडार मिलते हैं 3 जिलों में, कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट जैसे जिले। तो ये मेन चीजें हैं इस पठार के बारे में। अब लास्ट जो पठार है प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार, उसको डिस्कस करते हैं। दक्कन का पठार यहाँ पर स्थित है, ये जो पार्ट है इसमें स्टेट्स कौन कौन से आ जाते हैं? तो राज्यों की अगर बात करें दक्कन के पठार में, तो ये है महाराष्ट्र, ये है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मेनली जो डेक्कन प्लेटो है, दक्कन का पठार, वो इन राज्यों में विस्तृत है, पर थोड़ा थोड़ा सेक्शन यहाँ पर केरल का और तमिलनाडु का भी ये कवर करता है। तो केरल और तमिलनाडु के आंशिक भाग में ये पठार है, और मुख्य रूप से इन राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो इन सब स्टेट्स में विस्तृत है। ये है डेक्कन प्लेटो। अब दक्कन का पठार जो है, जैसा आपको दिख रहा है, त्रिभुजाकार पठार है, ट्रायंगल शेप का प्लेटो है। और जैसे हमने मालवा के पठार पर लावा की परत देखी थी, वैसे इसके ऊपर भी लेयर ऑफ लावा है, और उस लावा की परत के अपक्ष से यहाँ काली मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल आपको पता है किसके लिए फेमस होती है? कॉटन कल्टीवेशन के लिए। ओवरऑल इस प्लेटो की अगर बात करें तो इसका ढाल पूर्व की तरफ है। कैसे पता चला कि पूर्व की ओर ढाल है? क्योंकि यहाँ नदियां बहती हैं, और जो भी नदियां यहाँ बहती हैं वो जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ। इसका मतलब ऑब्वियसली ढाल किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है। तो ये स्लोप है इस प्लेटो रीजन का। अब इस पठार की और प्रमुख बातें देखें तो प्रादेशिक आधार पर या रीजनल बेसिस पर इस प्लेटो को डिवाइड किया जा सकता है 3 प्रमुख भागों में, और इसके जो 3 प्रमुख भाग हैं वो आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल आप इसको 3 मेजर पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। पहला जो भाग है उसे कहते हैं महाराष्ट्र का पठार, क्योंकि वो मेनली कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पठार की खास बात यह है कि यहाँ जो काली मृदा है या लावा की जो परत का जमाव है वो काफी गहराई तक है। तो काली मिट्टी सबसे ज्यादा इसी महाराष्ट्र के पठार वाले भाग में ही देखने को मिलती है, और इसी वजह से महाराष्ट्र वाले हिस्से में कपास की खेती काफी ज्यादा होती है, कॉटन कल्टीवेशन काफी ज्यादा होता है। उसके साथ साथ इसका जो गुजरात का थोड़ा सा दक्षिणी भाग है उसमें भी इसकी वजह से काली मृदा पाई जाती है इस पठारी क्षेत्र के कारण, और इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 ऐसे राज्य हैं जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए और सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी के, काली मृदा के भंडार काफी अच्छे हैं और कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। उसके साथ साथ इस पठारी क्षेत्र पे 2 नदियां बहते हुए जाती हैं, और मुख्य रूप से अगर नदियों की बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदियां जो हैं वो यहाँ से बहकर जाती है। गोदावरी नदी इस तरह से ऊपर की तरफ होते हुए जाती है, मतलब उत्तर में है, और कृष्णा नदी, और गोदावरी और कृष्णा पास पास ही डेल्टा बनाती है। तो ये गोदावरी और कृष्णा जैसी कुछ प्रमुख नदियां यहाँ से इस पठारी क्षेत्र से होते हुए जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला पठार। दूसरे अगर प्लेटो की बात करें, महाराष्ट्र के पठार में तो काली मृदा के भंडार काफी ज्यादा हैं, ये पहला पठार था। दूसरे पठार को अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं आंध्रा का पठार। आंध्रा, आंध्रा का पठार कहिए या तेलंगाना का पठार कहिए, तेलंगाना पठार। और मेनली ये जो आंध्रा और तेलंगाना का पठार है, वैसे ये मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही स्थित है,
पर इसका कुछ सेक्शन थोड़ा सा आपको कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा, बट ज्यादातर इसका पार्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही। इस पठार की खास बात यह है कि इस प्लेटो में एक नदी बहती है, लगभग मध्य भाग से, एग्जैक्टली मिडिल से नहीं, बट हाँ इस पे एक नदी बहती है और उस नदी का नाम है कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी जब इस पठार पर बहती है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और इसके जो दो भाग बनते हैं, उत्तर वाला जो भाग है उसे कहते हैं तेलंगाना पठार और जो दक्षिण वाला भाग है उसे कहते हैं रायलसीमा पठार, रायलसीमा प्लाटो रीजन। और ये जो दक्षिण वाला रायलसीमा पठारी क्षेत्र है, यहाँ एक नदी और बहते हुए जाती है, उस नदी का नाम है पेनेरू। तो कुल मिला के आंध्रा के पठारी क्षेत्र की मुख्य बात यही है कि कृष्णा और पेनेरू जैसी प्रमुख नदियां बहती है और कृष्णा नदी से तेलंगाना तथा रायलसीमा के पठारी क्षेत्र में विभाजित करती है। मुख्य रूप से ये पठार तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य में है, पर इसका थोड़ा सा आंशिक भाग हमें कहाँ देखने को मिलता है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। और आपको पता होगा कि तेलंगाना जो नया राज्य बना है उसकी सीमा कृष्णा नदी ही बनाती है और कृष्णा नदी के बेसिस पर ही उसकी जो बाउंड्री है वो डिसाइड हुई है। अब जो तीसरा पठार है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने देख लिया महाराष्ट्र का पठार, दूसरा हमने आंध्रा का पठार या तेलंगाना का पठार देख लिया। अब जो तीसरा पठार है उसकी बात करते हैं। जो थर्ड प्लेटो है उसको कहते हैं कर्नाटक का पठार, कर्नाटक प्लेटो। कर्नाटक का पठार वैसे मेनली कर्नाटक में है, पर इसका आंशिक भाग, थोड़ा सा छोटा छोटा भाग जो है वो यहाँ आपको थोड़ा केरल में और थोड़ा तमिलनाडु में भी इसका एक्सपेंशन दिखेगा। कर्नाटक के पठार की खास बात ये कि ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पर इसको कोई नदी डिवाइड नहीं करती दो भागों में, इसे 600 मीटर की समोच्च रेखा विभाजित करती है दो भागों में। समोच्च रेखा, समोच्च रेखा को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टोर लाइन। अब ये कॉन्टोर लाइन या समोच्च रेखा क्या है, हिंदी वाला नाम अगर आप उसको देखें, संधि विच्छेद करें तो आपको क्लियर हो रहा होगा, समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। तो मान लीजिए कहीं ऊंचे नीचे काफी सारे भाग हैं, पर अगर सिमिलर हाइट वाले रीजन्स को हम जोड़ें तो उनको जोड़ने से बनती है एक समोच्च रेखा। अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग समोच्च रेखा बन सकती है। जैसे 600 मीटर की समोच्च रेखा, उसमें सारे वो स्थान देखे जाएंगे जिनकी 600 मीटर हाइट है। अगर 700 मीटर की समोच्च रेखा हो तो उसमें सारे सिमिलर 700 मीटर की हाइट वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मैच किया जाएगा या कनेक्ट किया जाएगा। तो समोच्च रेखा का मतलब है समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को, स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। अब ये कैसे हुई, मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है, यहाँ पर 600 मीटर हाइट यहाँ मिलती है, फिर 600 मीटर यहाँ मिलती है हाइट, फिर यहाँ 600 मीटर मिलती है। तो अगर हम समोच्च रेखा ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे ड्रॉ होगी, ये इस तरह से ड्रॉ होगी, क्योंकि 600 मीटर के पॉइंट्स जो है वो यहाँ यहाँ मिल रहे हैं। तो उसी तरह से कर्नाटक के पठार में अगर हम देखें तो 600 मीटर की समोच्च रेखा या आइसोथर्म्स क्या कॉन्टोर लाइन जो है वो इसको डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, और इसके जो दो पार्ट्स बनते हैं, इसके एक भाग को तो कहा जाता है बेंगलोर का पठार, एक भाग को कहते हैं मैसूर का पठार। और मेनली जो टू मेजर रिवर्स हैं वो यहाँ से बहते हुए जाती, एक तो यहाँ से बहती है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा जैसी नदी बहती है, और दूसरी नदी जो यहाँ से बहते हुए जाती है वो है कावेरी नदी। और ये कावेरी नदी आगे चलकर और तमिलनाडु राज्य में चली जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये हो गया हमारा तीसरा पठार। तो ये तीन प्रादेशिक भाग हैं, रीजनल डिविजन्स हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले हिस्से में मिलती है, जहाँ काफी गहराई तक लावा की परत है। तो देखिए तीन प्रादेशिक भाग है, रीजनल पार्ट। सबसे पहला महाराष्ट्र का पठार जिसपे बहती है कृष्णा और गोदावरी नदियां। दूसरा जो भाग है आंध्रा का पठार, जिसे तेलंगाना पठार भी कहते हैं। कृष्णा नदी आंध्रा के पठार को डिवाइड करती है।
उत्तरी भाग को तेलंगाना पठार कहते हैं, जो तेलंगाना राज्य में है मेनली, और दक्षिणी भाग सदर्न पार्ट जो है ये रायलसीमा प्लेटो कहलाता है, रायलसीमा पठार, रायलसीमा। और पेनेरू रिवर जो है, पेनेरू नदी, ये बहती है इसके ऊपर। तो ये हो गए दो मेजर प्रादेशिक भाग, रीजनल डिवीजन। अब हम बात करते हैं तीसरे रीजनल डिवीजन की, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में जैसा मैंने बताया 600 मीटर की, 600 मीटर की समोच्च रेखा। उत्तरी भाग जो है वो बेंगलोर का पठार कहलाता है, तुंगभद्रा जैसी नदी बहती है, तुंगभद्रा। दक्षिणी भाग जो है वो क्या कहलाता है, मैसूर का पठार। और दक्षिणी भाग पे बहती है कावेरी नदी, जो आगे जाकर तमिलनाडु राज्य में जाती है। तो ये है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो। तो डेक्कन प्लाटो अगर पूछा जाए, लिखना हो आपको कहीं पर, तो आप कैसे लिखेंगे कि ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित सबसे प्रमुख और बड़ा पठारी क्षेत्र है। और यह पठार काफी सारे राज्यों में विस्तृत है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल। और उसके साथ साथ इस पठारी क्षेत्र में लावा की परत है, जिसके कारण यहाँ काली मृदा पाई जाती है तथा कपास की खेती के लिए ये काफी उपयोगी है। इस पठार का सामान्य ढाल पूर्व की ओर है और इस पठारी क्षेत्र को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक का पठार। तो ये हो गए हमारे पठारी क्षेत्र। तो पेनिनसुलर प्लाटो रीजन के, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के जो 10 पठार थे, 10 प्लाटो, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे पर्वतों की। पर्वतों को वैसे हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट अभी एक बार पर्वतों के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो प्लाटो में माउंटेन्स में इंक्लूडेड है एक तो अरावली पर्वत, और ये अरावली पर्वत कहाँ है, ये यहाँ स्थित है, जो लगभग गुजरात से लेकर और दिल्ली तक आपको विस्तार दिख रहा है, अरावली पर्वत। दूसरा पर्वत है गिर पहाड़ियां। ये गिर पहाड़ियां यहाँ स्थित है, इन्हें काठियावाड़ पहाड़ियां भी कहते हैं, जिसमें गिर, गिरनार और उसके साथ साथ मांडव पहाड़ियां जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ स्थित है, जो गुजरात से होते हुए आगे एमपी और छत्तीसगढ़ और यूपी के बॉर्डर रीजन से होते हुए बिहार तक जाती है, और इसका एक्सटेंशन पारसनाथ पहाड़ियां तो हमें झारखंड तक भी देखने को मिलती है। उसके अलावा चौथा जो भाग है या पर्वत है वो है सतपुरा, जो गुजरात और यहाँ महाराष्ट्र के बॉर्डर रीजन से होते हुए एमपी से होते हुए छत्तीसगढ़ और एमपी के सीमा पर जाकर खत्म हो जाती है। ये है सतपुरा श्रेणी। सतपुरा को सतपुड़ा भी कहा जाता है। फिर है पश्चिमी घाट, जो पूरा पश्चिमी तट के पास हमें पर्वत देखने को मिलता है। तापी घाटी जो है गुजरात में या गुजरात के दक्षिणी भाग से लेकर आगे कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। फिर है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट यहाँ बिखरी बिखरी अवस्था में, कंटिन्यूस नहीं है, कई टुकड़े हैं, कई सारी पहाड़ियां इसमें हैं, पूर्वी तट के ठीक पास में स्थित है, पैरेलल समानांतर स्थित है। और सातवीं और लास्ट जो पर्वत श्रेणी है या पर्वत है वो है नीलगिरी पहाड़ियां, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है और दोनों को कनेक्ट करती है। तो जैसे हमने 10 प्लेटो देखे, वैसे ही हम 7 मेजर माउंटेन्स को भी देखेंगे। जो हमने पठार देखे हैं उन सबको आप 5-5, 2-2 नंबर में लिखकर देखिएगा, और ओवरऑल जितने भी पठार हैं उनको एक साथ अगर आपको पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के पठारों के बारे में सविस्तार बताइए, या एक लॉन्ग आंसर लिखिए प्लेटो के बारे में, ओनली प्लेटो, माउंटेन्स नहीं, तो आप कैसे लिखेंगे? फिर आपको कॉमन एक्सप्लेन करना है कि इन पठारों में खनिज पाए जाते हैं, इन पठारों पर कई नदियां बहती हैं, इन पठारों पर बहने वाली नदियां वाटरफॉल्स, जलप्रपात बनाती हैं, जिनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। खनिज संपन्न होने के साथ साथ कई पठारों पर लावा युक्त परत पाई जाती है, जिसके कारण काली मृदा और कपास की खेती आदि के लिए वो उपयोगी होते हैं। तो ऐसे आपको इम्पोर्टेंस वगैरह लिखते हुए सारे प्लेटो जो हैं, जितने भी पठार हमने किए हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पठार कौन कौन से हैं? उत्तर भारत में छोटा नागपुर और मालवा का पठार, और दक्षिण भारत में दक्कन का पठार और दंडकारण्य पठार। सो ये हमने आज प्लेटो देखे। कल की क्लास में हम पर्वत या माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।